माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 11 अगस्त 2023 के फैसले के बाद से जिन भी राज्यों में भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, इन सभी मामलों को लेकर के जिस प्रकार से कल दिनांक 6 दिसंबर 2023 को माननीय पटना हाईकोर्ट के द्वारा सब्जेक्ट टू आउटकम में डिसीजन देते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए आदेश दे दिए हैं और 2 साल से इन सर्विस टीचर यानी जो वर्किंग हैं, जो 2 साल से कार्यरत हैं, उनको बाहर निकालने के आदेश दे दिए हैं। इन सब के बाद से इसका क्या असर पड़ने जा रहा है अन्य राज्यों में, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ सोशल मीडिया साइट्स पर बहुत चीज़ें भ्रामक चल रही हैं कि हिमाचल प्रदेश में भी सब्जेक्ट टू आउटकम होने के बावजूद वहाँ पर बीएड को राहत क्यों मिल गया और पटना में राहत क्यों नहीं मिला। इसकी भी पूरी समीक्षा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी सच्चाई को जाने बिना गलत सवाल उठाते हैं न्यायिक प्रक्रिया में, जिसकी वजह से जो जेन्युइन बात है वो कैंडिडेट तक नहीं पहुंच पाती है। इस वजह से आपको ऐसी खबरों से दूर रहना है, भ्रामक खबरों से दूर रहना है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश वाले मामले को लेकर भी बहुत ज़्यादा भ्रामक स्थिति है, इसके बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे। और उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के वर्तमान स्थिति क्या है, इसको लेकर भी डिटेल में बात होगी। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पटना हाईकोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है। 2 साल से 2021 के फैसले के आधार पर जो यहां पर चयनित हुए थे छठे चरण में बीएड अभ्यर्थी, जिनकी संख्या लगभग 22,000 है, उनको बाहर करने के आदेश दे दिए हैं। पटना हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बंधे हुए हैं आर्टिकल 141 के अंतर्गत, इसलिए बीएड अभ्यर्थियों को सिस्टम से बाहर करना होगा। साथ ही साथ राज्य सरकार को यह निर्देशित किया है कि अगर राज्य सरकार चाहे तो जो मेरिट उस समय बनाई गई थी उसको फिर से रिवाइज करे और जो बीएड बाहर होंगे उसकी वजह से जो सीट वैकेंट होगी उसको जो उस समय की मेरिट में जो डीएलएड कैंडिडेट होंगे उनको चयनित किया जाए। हालांकि उन्होंने वेदर शब्द का यूज किया है, यानी यदि राज्य सरकार चाहे तो ये राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा कि वह बीएड जो बाहर हो रहे हैं उनको मौका देती है यानी डीएलएड से भरने के लिए, या फिर नई भर्ती में जोड़ देती है। हालांकि अगर जो डीएलएड वाले उस समय छठे चरण में होंगे, अगर आप मजबूत पैरवी करेंगे, राज्य सरकार बाध्य होगी आपको नियुक्ति पत्र देने के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। लेकिन ये तय है कि बीएड अभ्यर्थी छठे चरण से पूरी तरीके से बाहर हो चुके हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल जो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट को लेकर के उठाया जा रहा है कि वहां पर आखिर जो सब्जेक्ट टू आउटकम होने के बावजूद भी ये बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से के फेवर में फैसला क्यों आया। देखिए, ध्यान से समझिएगा। हिमाचल प्रदेश का मामला बिहार वाले मामले से बिल्कुल अलग है। कैसे अलग है? हिमाचल प्रदेश में 26 नवंबर 2021 को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा, माननीय शिमला हाईकोर्ट के द्वारा बीएड अभ्यर्थियों के फेवर में फैसला दिया जाता है। क्यों फैसला दिया जाता है? क्योंकि उस समय 25 नवंबर 2021 को जब जोधपुर हाईकोर्ट ने पहली बार 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा था, तब तक वो कोर्ट ऑर्डर रिटन फॉर्म में नहीं आया था। और उसके ठीक एक दिन बाद जो शिमला हाईकोर्ट है यानी हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट है, वह अपना फैसला सुना देती है रामशरण मौर्य वाले केस को आधार बनाते हुए। रामशरण मौर्य वाला केस क्या था? उत्तर प्रदेश में, जो कि बीएड क्वालिफाइंग मार्क्स से रिलेटेड था, जो 60-65 क्वालिफाइंग मार्क्स था और उसको 40-45 करने की बात चल रही थी, उससे संबंधित था। उसमें बीएड अभ्यर्थियों को भी चैलेंज किया गया था उस गजट नोटिफिकेशन के आधार पर, जिस पर रामशरण मौर्य वाले में सुनवाई करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट अंतिम रूप से यह फैसला देती है कि चूंकि एनसीटी का 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन बाइंडिंग नेचर का था, इस वजह से बीएड अभ्यर्थी इसमें पूरी तरीके से एलिजिबल होंगे। और जो संशोधन किया गया था नियमावली 1981 उत्तर प्रदेश वाले में, उसको सही पाया था माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, और उसी के आधार पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया। जो फैसला दिया उसी के आधार पर वहां पर भर्ती कंप्लीट हो गई और वहां पर जो जेबीटी की भर्ती थी उसमें 100 समथिंग कैंडिडेट जो बीएड के सेलेक्ट हुए थे उनको नियुक्ति पत्र दे दिया गया। ध्यान से समझिएगा, ये शिमला हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर दिया गया था। यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद जो 25 नवंबर 2021 को, यानी कि शिमला हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया था उसके ठीक एक दिन पहले जो फैसला आया था वो रिटन फॉर्म में आ जाता है और उस फैसले को लेकर के अभ्यर्थी फिर से कोर्ट में चले जाते हैं, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में। ध्यान से समझिए, हिमाचल प्रदेश के जो कैंडिडेट हैं डीएलएड यानी जेबीटी वाले, वो फिर से हाईकोर्ट में जाते हैं अब जोधपुर हाईकोर्ट के फैसले को आधार बनाते हुए, और तब तक ये मामला बीएड की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जा चुका था। ध्यान से समझिए, यानी कि जोधपुर हाईकोर्ट ने बीएड को बाहर कर दिया और बीएड वाले कैंडिडेट उस फैसले को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे श्री देवेश शर्मा जी की याचिका में। अब यहां पर मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हो गया तो
ऑलरेडी जो जेबीटी के संदर्भ में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि बीएड अभ्यर्थी इसमें पूरी तरीके से पात्र होंगे, वो फैसले अपने ही फैसले को वो रोक लगा देते हैं हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा। और जो भर्ती हो चुकी है, जो अपॉइंटमेंट हो चुका है, वह माननीय सुप्रीम कोर्ट के देवेश शर्मा जी की याचिका और जो रिव्यू पिटीशन फाइल किया गया था उसके अंतर्गत रख दिया गया। ध्यान से समझिए, जो दोबारा माननीय शिमला हाईकोर्ट में यानी हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में मामला गया था, वो रिव्यू के तौर पर गया था। किस ऑर्डर को रिव्यू कराने के लिए? जो 26 नवंबर 2021 को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बीएड को पात्र माना था रामचरण मौर्य वाले केस को आधार बनाते हुए, उसके रिव्यू के लिए गया था। ध्यान से समझिएगा, ये अलग से पिटीशन नहीं था, जो ऑलरेडी डिसीजन दिया जा चुका है उसका रिव्यू पिटीशन था। आप लोग जानते हैं, अगर आप पूरी न्यायिक प्रक्रिया को देखेंगे तो 1% से भी कम रिव्यू पिटीशन में अपने आदेश को बदलने जैसे मामले प्रकाश में आते हैं। यानी कि बहुत कम चांस रहते हैं कि रिव्यू पिटीशन में जो ऑलरेडी कोर्ट ने फैसला दिया है उस फैसले को बदल दे। अब यहाँ पर पूरे मामले को समझिएगा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई होने के बाद से अभी हाल ही में वहाँ पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बीएड को अलाउ कर दिया है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जब देवेश शर्मा जी की याचिका से ये अधीन थी, मतलब कि उसके फैसले को लागू करना था, तो फिर बीएड को अलाउ कैसे किया गया? मामला ये था कि चूंकि ये रिव्यू पिटीशन के तौर पर गए थे और रिव्यू पिटीशन में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ये कहा कि चूंकि जब हमने अपना डिसीजन दिया था यानी 26 नवंबर 2021 को, उस समय तक ये चीज़ें उस परिस्थिति के हिसाब से पूरी तरीके से ठीक थी, और जो इनका डिसीजन आया हुआ है वह 11 अगस्त 2023 को आया हुआ है। तो इस वजह से जो उस समय परिस्थिति थी, उस परिस्थिति के हिसाब से हमारा डिसीजन सही था और इसलिए इन्होंने रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया। पूरे मामले को समझिए। यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश की शिक्षक भर्ती थी वह 26 नवंबर 2021 के फैसले के आधार पर कंप्लीट हुई है, और जो रिव्यू पिटीशन फाइल किया गया, जो बाद में किया गया, उस रिव्यू पिटीशन के अधीन भर्ती रखी गई थी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन रखी गई थी। लेकिन रिव्यू पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चूंकि खारिज कर दिया, तो उसके अधीन वाला तो मामला खत्म हो गया, और जो देवेश शर्मा जी की याचिका के अधीन रखा गया था, इस पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का यह कहना था कि चूंकि हमने जो अपना जजमेंट दिया उस समय की परिस्थिति के अनुसार ठीक था। अब बाद में जाकर के अगर सुप्रीम कोर्ट इसके अगेंस्ट में फैसला दे देती है 2 साल 3 साल बाद जाकर के, तो उस परिस्थिति के हिसाब से, यानी जिस समय यह फैसला दिया गया 2021 में, उस समय के हिसाब से यह फैसला पूरी तरीके से सही है, और अपने फैसले को रिव्यू करने का जो एप्लीकेशन दिया गया था वो रिव्यू पिटीशन को खारिज किया गया। रिव्यू पिटीशन खारिज होने से क्या हो गया कि जो बीएड 26 नवंबर 2021 के फैसले के आधार पर चयनित हुए थे वो सेफ हो गया। इसका कतई भी मतलब ये नहीं है कि हिमाचल प्रदेश ये कह रही है कि बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक में पात्र है, नहीं, वो ये नहीं कह रही है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ये कह रही है कि जो हमने अपना डिसीजन दिया 26 नवंबर 2021 को, वो डिसीजन उस समय की परिस्थिति के हिसाब से बिल्कुल ठीक था, और चूंकि उसी डिसीजन को रिव्यू के तौर पर अभ्यर्थी गए थे और इसलिए रिव्यू पिटीशन को खारिज किया गया है। इसका कतई भी मतलब ये नहीं है कि आने वाली प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में हिमाचल प्रदेश के बीएड कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, नहीं, वो अपने डिसीजन को रिव्यू करने वाले याचिका को खारिज की है, क्योंकि उस परिस्थिति के हिसाब से वो डिसीजन सही था। हाईकोर्ट का ये कहना है। ठीक है, यहां तक चीजें स्पष्ट हो गई। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि जो हिमाचल प्रदेश की जो शिक्षक भर्ती थी, वह ऑलरेडी जो डिसीजन दिया गया था उस डिसीजन के अधीन नहीं थी। जो रिव्यू पिटीशन फाइल किया गया था उस रिव्यू पिटीशन के अधीन थी और देवेश शर्मा के फैसले के अधीन थी। लेकिन देवेश शर्मा का फैसला जो था 21 अगस्त 2023 को आता है, और उससे पहले 26 नवंबर 2021 के आधार पर भर्ती कंप्लीट हुई, और उस फैसले को रिव्यू करने से हाईकोर्ट ने मना कर दिया था। उम्मीद करता हूं अब चीजें आपको स्पष्ट हुई होंगी। जबकि बिहार का मामला क्या था? बिहार में जब ये छठे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही थी, उस समय माननीय पटना हाईकोर्ट ने जो देवेश शर्मा जी की याचिका थी उस याचिका के अधीन रख दिया था। मतलब कि यहां पर फैसला आया ही नहीं। ध्यान से समझिए, बिहार में कभी फैसला आया ही नहीं हाईकोर्ट की तरफ से, लेकिन हिमाचल प्रदेश में हाईकोर्ट की तरफ से फैसला आ गया था और उस फैसले के आधार पर भर्ती कंप्लीट हुई। लेकिन बिहार में क्या हुआ? बिहार में फैसला नहीं दिया था हाईकोर्ट ने, बिहार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन कर दिया था, यानी बिना फैसला दिए। तो हिमाचल प्रदेश का मामला अलग है, बिहार का मामला अलग है। हिमाचल प्रदेश में हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया था और उस फैसले के आधार पर भर्ती कंप्लीट हुई, लेकिन बिहार में फैसला नहीं आया था और फैसले को पेंडिंग रख लिया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वेट करते हुए। इसलिए बिहार में बाहर कर दिया गया क्योंकि सब्जेक्ट टू आउटकम रखा गया था। लेकिन हिमाचल प्रदेश वाले में चूंकि रिव्यू पिटीशन वाली मामले को लेकर के सब्जेक्ट टू आउटकम रखा गया था, इसलिए वहां पर बाहर नहीं हुआ। अब मैं समझता हूं कि बिहार और हिमाचल प्रदेश वाले मामले को लेकर के आपको चीजें स्पष्ट हो चुकी होंगी। अब बात करते हैं अन्य राज्यों पर, जैसे छत्तीसगढ़ वाले मामले में। देखिए, छत्तीसगढ़ वाला मामला बहुत ज्यादा एक तरीके से
ओपन एंड शट केस है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने दीपांकर गौरव जी की याचिका जो कि बिहार से संबंधित है उसमें देखा होगा, तो उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण वर्डिक्ट के तौर पर यूज की गई थी कि पोस्ट 11 अगस्त 2023 नो बीएड इज एलिजिबल इन पीआरटी। यानी ये तो सही, ये तो उन्होंने बिल्कुल कंफर्म कर दिया कि 11 अगस्त 2023 के बाद से कोई भी अपॉइंटमेंट हो ही नहीं सकता। अगर आप छत्तीसगढ़ का मामला देखेंगे तो वह 11 अगस्त 2023 के बाद उनको अपॉइंटमेंट मिला है। अब बिहार वाला मामला देख लीजिए, तो बिहार वाला मामला का भी एडवर्टीजमेंट आप देखेंगे तो पहले जारी हुआ था 11 अगस्त के फैसले के बाद से। उसके बाद से इसमें सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर होती है श्री भगवान कृष्ण जी के नाम से, और वो एक तरीके से उस पर ही आदेश देते हुए बीएड अभ्यर्थियों को बाहर कर दिए थे। उसके बाद से दीपांकर गौरव जी की याचिका गई, वो एक रिव्यू पिटीशन के तौर पर गई, वो भी उन्होंने खारिज कर दिया कि 11 अगस्त के बाद से अपॉइंटमेंट हो ही नहीं सकता। हिमाचल, अगर आप छत्तीसगढ़ का मामला देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में जो इससे पहले टेट हुआ था, छत्तीसगढ़ टेट हुआ था, उसी में 28 जून 2018 का जो नोटिफिकेशन था एनसीटी का, उसको चैलेंज किया गया था। उस समय जब टेट की परीक्षा हो रही थी छत्तीसगढ़ में, उस समय 25 नवंबर 2021 का जो जोधपुर हाईकोर्ट का डिसीजन था वो आ चुका था, और उसी डिसीजन को आधार बनाते हुए अभ्यर्थी कोर्ट चले गए थे। तो उन्होंने वो मामला अभी भी पेंडिंग था, और वो सभी मामले पेंडिंग होते हुए ये अभी छत्तीसगढ़ में हाईकोर्ट में मामला गया, और जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया तो उसी फैसले को आधार बनाते हुए हाईकोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी, लेकिन डीएलएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया को जारी रखने के आदेश दे दिए। और इसी का पालन करते हुए वहां की राज्य सरकार ने बीएड को काउंसलिंग से रोक दिया और डीएलएड वाले को काउंसलिंग अलाउ कर दिया। इसके बाद से जो बीएड वाले कैंडिडेट हैं वो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आप किसी प्रक्रिया को बीच में नहीं रोक सकते, हालांकि इनका जो नियुक्ति पत्र होगा वो सब्जेक्ट टू आउटकम होगा जो हाई कोर्ट डिसाइड करेगी मेरिट और लॉ के बेस पर। मेरिट और लॉ के बेस पर ऑलरेडी चीजें डिसाइड हो चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि मेरिट और लॉ के बेस पर बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक में पात्र नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने दीपांकर गौरव जी की याचिका में साफ तौर पर कह दिया है कि 11 अगस्त 2023 के बाद से बीएड कैंडिडेट का अपॉइंटमेंट हो ही नहीं सकता। तो छत्तीसगढ़ का मामला तो आप देखेंगे ओपन एंड शट वाला मामला है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा या फिर बहुत ज्यादा कुछ ऐसा नहीं होगा कि चीजें उलट पलट हो जाएंगी, नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हाईकोर्ट ने अभी जो रिसेंट वहां पर हियरिंग हुई है उसमें आपने उन सभी चीजों को देखा होगा कि किस प्रकार से वहां पर चीजें चल रही हैं। अब आते हैं मध्य प्रदेश वाले मामले में। देखिए छत्तीसगढ़ वाले मामले में अगर क्लियर कट बात करें तो वहां पर भी निश्चित तौर पर जो चयनित बीएड हैं उन पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। मध्य प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश वाले मामले में अभी रिसेंट में आपने देखा होगा जो सुनवाई हुई थी उसमें यह अवगत कराया गया कि जो ऑलरेडी 11 अगस्त 2023 का जजमेंट दिया गया है वह सब्जेक्ट टू आउटकम था, ये तो क्लियर है। तो उस फैसले को रिव्यू कराने के लिए फिर से एक याचिका दायर की गई है श्री अर्णब घोष जी के द्वारा पश्चिम बंगाल के माध्यम से। और आपको ज्ञात होगा कि इससे पहले भी वो अपने रिव्यू पिटीशन को लेकर के जा चुके थे, जहां पर रजिस्ट्रार ने 22 सितंबर 2023 को एक जजमेंट देते हुए ये कहा कि आप किसी पुरानी भर्ती को किसी बाद में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के रिव्यू के तौर पर या फिर उसको रीहियरिंग कराने के लिए आप नहीं जा सकते। और इतना कहते हुए उन्होंने बिना मामले को लिस्ट किए हुए डिस्पोज कर दिया, यानी निस्तारित कर दिया। अब यहां पर उसी माननीय सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के जजमेंट को चैलेंज करते हुए श्री अर्णब जी के द्वारा एक और याचिका दायर की गई रिव्यू पिटीशन के लिए कि 11 अगस्त फैसले को फिर से रिव्यू किया जाए। अब यहां पर जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला लिस्ट हुआ तो उन्होंने कहा कि जो ऑर्डर लिखे हैं, चूंकि दो जजों की बेंच थी, तो उनमें जो ऑर्डर लिखे हुए थे उनकी बेंच में इसको एक तरीके से जस्टिफाई करने के लिए भेजा गया है, और ये मामला जल्द ही सुना जाएगा। 11 अगस्त 2023 माफ कीजिएगा 11 दिसंबर 2023 को सुने जाने के लिए लिस्ट किया जा चुका है। तो ये सभी चीजें अभी होना बाकी है। तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यह कहा कि एक बार हम लोग रिव्यू पिटीशन को भी देख लेते हैं कि रिव्यू पिटीशन में क्या होता है। हालांकि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जो डीएलएड की तरफ से अपना पक्ष रख रहे थे उन्होंने अवगत कराया कोर्ट को कि इससे पहले भी दीपांकर गौरव जी की जो याचिका थी बिहार के 7वें चरण से संबंधित, वो भी एक तरीके से रिव्यू पिटीशन का ही प्रैक्टिस था, जिसमें कोर्ट ने साफ तौर पर बीएड को अलाउ करने से मना कर दिया। तो ये सभी चीजें हैं। कहने का मतलब कि मध्य प्रदेश वाले में रिव्यू पिटीशन में जो डिसीजन आएगा उससे थोड़ा सा इंपैक्ट जरूर देखने को मिलेगा। और जहां तक बात है बिहार वाले में, तो अगर रिव्यू पिटीशन में कुछ चीजें होती हैं तो वहां से बीएड अभ्यर्थियों के लिए बिहार में रास्ते खुल से आएंगे। अगर रिव्यू पिटीशन खारिज हो जाता है तो पूरी तरीके से रास्ते बंद हो जाएंगे। हालांकि बिहार की अगर हम लोग बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में उनके लिए रास्ते खुले हैं या नहीं, तो यहां पर मैं बता दूं, देखिए सुप्रीम कोर्ट में बीएड अभ्यर्थियों के लिए रास्ते खुले हैं, आप जा सकते हैं, न्यायिक प्रक्रिया आपको कभी भी मना नहीं करती है। लेकिन
अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आपकी भर्ती चूंकि सब्जेक्ट टू आउटकम रखी गई थी, यानी सभी अभ्यर्थियों को यह ज्ञात था कि हमारी जो भर्ती है वो सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देगा 11 तारीख को जो दिया, उस आदेश से डायरेक्ट हमारा रिक्रूटमेंट प्रभावित होगा। तो ये तो कैंडिडेट को पहले ही पता था। तो इसलिए यहाँ पर हाईकोर्ट ने अपने कोर्ट ऑर्डर में लिख दिया है कि साफ तौर पर कि जो राइट टू लाइफ वाला मौलिक अधिकार है वो यहाँ पर लागू नहीं होगा, क्योंकि कैंडिडेट को पहले ही मालूम था। इस वजह से अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में जाने का मतलब ये हो गया कि आप 11 अगस्त 2023 के फैसले को चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि उसी फैसले के आधार पर आपको बाहर किया गया है। अब उसको चैलेंज कर रहे हैं, यानी रिव्यू का प्रैक्टिस हो गया। और रिव्यू का प्रैक्टिस ऑलरेडी श्री अर्नब घोष जी के द्वारा दायर किया गया, जिस पर 11 दिसंबर 2023 को सुनवाई होना प्रस्तावित है। तो यानी कि 11 अगस्त का जो डिसीजन आएगा उसके बाद से अगर बीएड के फेवर में फैसला आ जाता है, ध्यान से समझिए, अगर बीएड के फेवर में फैसला आ जाता है, तब बिहार में जो बाहर किए गए हैं माननीय पटना हाईकोर्ट के द्वारा, उनके लिए रास्ते खुलेंगे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से दरवाजा खटखटाने के लिए। लेकिन अभी के लिए बिहार के जो चयनित बीएड कैंडिडेट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा कुछ विकल्प नहीं बचा है, रास्ते उनके लिए लगभग बंद हो चुके हैं। इसके बाद आते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के मामले को लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। अभ्यर्थी लगातार ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से भी बीएड अभ्यर्थी बाहर हो जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और बिहार, इन सब में एक चीज आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश से जो मामला डिसाइड हुआ वो हाईकोर्ट से डिसाइड हुआ। छत्तीसगढ़ वाला मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। मध्य प्रदेश वाला मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। बिहार वाला मामला हाईकोर्ट के द्वारा डिसाइड हुआ। लेकिन जो 69,000 की शिक्षक भर्ती है, ध्यान से समझिए, ये मामला हाईकोर्ट से डिसाइड नहीं हुआ है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हुआ है। रामशरण मौर्य वाले याचिका में आपने देखा होगा कि जो परीक्षा से ठीक एक दिन बाद राज्य सरकार के द्वारा जो क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड किया गया 60-65%, उसको चैलेंज करते हुए 40-45% के आधार पर भर्ती को कंप्लीट करने के लिए याचिका दायर की गई थी, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया कि राज्य सरकार ने जो क्वालिफाइंग मार्क लगाया वो बिल्कुल सही है, और उसी को आधार बनाते हुए उन्होंने राज्य सरकार के फेवर में फैसला दे दिया। और इसी मामले में जो बीएड अभ्यर्थियों को सिलेक्शन प्रोसेस में शामिल कराने के लिए, चूंकि यहाँ की जो अध्यापक सेवा नियमावली 1981 है, उसमें पहले बीएड अभ्यर्थी एलिजिबल नहीं थे। क्यों? क्योंकि पहले जो किसी भी राज्य में जो नियमावली होती है वो एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार होती है। एनसीटी की गाइडलाइन जो 23 अगस्त 2010 को जारी हुआ था, उसमें बीएड अभ्यर्थी नहीं थे। तो जाहिर सी बात है 1981 वाले नियमावली में भी यहाँ पर बीएड अभ्यर्थी नहीं थे। लेकिन जब 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन जारी होता है, उसके बाद यहाँ की राज्य सरकार नियमावली में परिवर्तित करते हुए बीएड अभ्यर्थियों को भी प्राथमिक में शामिल कर लेती है। उसी नियमावली को कोर्ट में चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में अभ्यर्थियों के द्वारा, और एनसीटी 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया था। लेकिन यहां पर जो चैलेंज किया गया था वह उस बदलाव को चैलेंज किया गया था, और नोटिफिकेशन को उस तरीके से चैलेंज नहीं किया गया जिस तरीके से जोधपुर हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया था। यानी कि यहां नोटिफिकेशन तो चैलेंज था, लेकिन यह नहीं कहा गया कि कानून बनाने की प्रक्रिया गलत थी। इस वजह से चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दे दिया रामशरण मौर्य वाले केस में कि चूंकि ये जो 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन है वो रेगुलेटरी बॉडी के द्वारा दिया गया और वो बाइंडिंग नेचर का है, कोई भी राज्य सरकार इससे मना नहीं कर सकती। आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का जो 11 अगस्त का जजमेंट देखा है, उसमें भी राजस्थान की हाईकोर्ट को उन्होंने तीखे शब्दों में कहा कि आप ने जब रीट में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया तो ये आपकी गलती थी, आपको शामिल करना चाहिए था। क्योंकि जब तक कोई हाई कोर्ट या फिर कोई भी कोर्ट किसी भी नोटिफिकेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं करार दे देती, तब तक इसका लीगल पोजीशन रहता है। और पहली बार 25 नवंबर 2021 को इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल जोधपुर हाईकोर्ट ने करार दिया। उससे पहले रीट का नोटिफिकेशन आ गया था और उसमें बीएड अभ्यर्थियों को अलाउ नहीं किया गया था। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने अपने कोर्ट जजमेंट में लिखा कि यह राजस्थान सरकार की गलती थी। यही मामला तो उत्तर प्रदेश में भी था। उत्तर प्रदेश में जब 69,000 की शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि चूंकि ये बाइंडिंग नेचर का है और कोई भी राज्य सरकार इसके बियॉन्ड नहीं जा सकती है, और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने बीएड को शामिल करके बिल्कुल ठीक किया है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो यहां पर उस तरीके से चैलेंज ही नहीं किया गया था कि नोटिफिकेशन को जारी करने की प्रक्रिया गलत थी। जो एक्सरसाइज करना चाहिए था एनसीटी को, वो एक्सरसाइज एनसीटी किए बिना नोटिफिकेशन जारी की, इस प्रकार से यहां पर चैलेंज नहीं किया गया था जैसा कि जोधपुर हाईकोर्ट ने चैलेंज किया है। यही बात माननीय पटना हाईकोर्ट ने अपने कोर्ट ऑर्डर में लिखी हुई है। अब ध्यान से समझिएगा, एक याचिका अभी उत्तर प्रदेश में चैलेंज करने वाला श्री आकाश पटेल जी के नाम से है, वह अभी हाईकोर्ट में पेंडिंग है। यहां पर हाईकोर्ट में पेंडिंग होने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया है। अब हाईकोर्ट में पेंडिंग है, अब जो आदेश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया उस आदेश के आधार पर भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हुई है। अब यहां से हिमाचल प्रदेश वाले हाईकोर्ट को जोड़ करके देखिए, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में
जो रिव्यू पिटीशन फाइल की गई थी, उस रिव्यू पिटीशन को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि जब हमने अपना डिसीजन दिया था 2021 में कि बीएड अभ्यर्थी एलिजिबल हैं, उस समय की परिस्थिति के हिसाब से बीएड अभ्यर्थियों के लिए वो एलिजिबिलिटी थी। अब यही मामला अब उत्तर प्रदेश से जोड़कर देखिए। उत्तर प्रदेश में जो गुड्डी सिंह जी की द्वारा याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है, उसमें वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आप ऑलरेडी जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के द्वारा भर्ती कंप्लीट हुई है, उसको एक तरीके से अगर रीहियर कराना चाहते हैं तो आपको रिव्यू पिटीशन फाइल करना होगा। रिव्यू पिटीशन आपको फाइल करना होगा। रिव्यू पिटीशन जब आप फाइल करेंगे तो वहीं कोर्ट में ये मामला जाएगा, वहीं बेंच में जाएगा, जो कि 2020 में 69,000 शिक्षक भर्ती में फैसला सुनाए हुए थे। अब उस बेंच में जाएगा तो वो बेंच देखेगी कि उस समय की परिस्थिति के हिसाब से ये डिसीजन बिल्कुल ठीक था, क्योंकि 2020 का ये मामला है और पहली बार अनकॉन्स्टिट्यूशनल कब करार दिया गया? 2021 में। तो यहां पर ये चीजें फंसेंगी कि जब हमने अपना फैसला दिया और जिस फैसले के आधार पर ये भर्ती कंप्लीट हुई, वो तो ऑलरेडी उस समय एग्जिस्टेंस में था, उस समय तो लीगल पोजिशन उसका खत्म नहीं हुआ था, तो उस परिस्थिति के हिसाब से वो चीजें ठीक थी। तो आज की डेट में जब 3 साल बाद, क्योंकि 2020 में यह डिसीजन आया और 2020 के बाद से 3 साल बाद जब यह डिसीजन आया कि बीएड एलिजिबल नहीं होगा प्राइमरी में, तो भविष्य में जाकर के मान लीजिए आज से 10 साल बाद क्या परिस्थिति बन जाती है, उसको लेकर के पहले से प्रिडिक्शन थोड़ी किया जा सकता है, और पास्ट की भर्ती जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है उसमें परिवर्तन थोड़ी किया जा सकता है। तो 69,000 में जो बीएड कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उन पर खतरा बहुत नहीं है। मैं यहां पर बिल्कुल क्लियर कर दूं कि उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती पर बीएड अभ्यर्थी जो चयनित हुए उन पर बहुत ज्यादा खतरा नहीं है। यहां पर जो हाईकोर्ट में मामला पेंडिंग है, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है। हाईकोर्ट कभी भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर, ध्यान से समझिए, हाईकोर्ट कभी भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट में जाकर के डिसीजन नहीं देगी। आप लोग को लग रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया 11 अगस्त को और हिमाचल प्रदेश ने उसके अगेंस्ट में डिसीजन दे दिया, नहीं। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज किया ही नहीं गया था हाईकोर्ट में। हिमाचल प्रदेश में, तो रिव्यू पिटीशन था ना, कि जो 2021 का डिसीजन था उसको रिव्यू कराने के लिए वहां के अभ्यर्थी गए थे। वहां पर सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में फैसला नहीं था। हाईकोर्ट अपने ही फैसले को देख रही थी कि क्या जब उस समय परिस्थिति में डिसीजन दिया गया वो परिस्थिति आज की परिस्थिति के हिसाब से ठीक है या नहीं, तो उस समय की परिस्थिति के हिसाब से वो डिसीजन ठीक था। तो ये हाईकोर्ट ने कहा है। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में के अगेंस्ट में नहीं फैसला दी है। ये चीजों को क्लियर कट रखिएगा। अब आते हैं उत्तर प्रदेश में जो मामला है, वह हाईकोर्ट में जो मामला पेंडिंग है, तो यहां पर यही बातें निकलेंगी कि जब आपका हाईकोर्ट में मामला पेंडिंग था तो यह बात उस समय सुप्रीम कोर्ट में आपने क्यों नहीं बताया? सुप्रीम कोर्ट में आपने क्यों नहीं बताया कि हमारा एक मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग है? अब जब 3 साल बाद आपका डिसीजन आता है तब जाकर के आप इस मामले को ओपन कराते हैं। देखिए, यहां पर बहुत सारे कैंडिडेट ये कह सकते हैं कि बीएड की तरफ से बात हो रही है, डीएलएड की तरफ से बात हो रही है। देखिए, बात आप किसी एक पक्ष से जुड़े हो सकते हैं। हो सकता है आप डीएलएड किए हुए हो तो जाहिर सी बात है डीएलएड का पक्ष लेंगे। अगर आप हो सकता है बीएड किए हुए तो जाहिर सी बात है आप बीएड का पक्ष लेंगे। अगर आप शिक्षा मित्र होंगे तो जाहिर सी बात है शिक्षा मित्र का पक्ष लेंगे। लेकिन कानूनी प्रक्रिया किसी पक्ष को ध्यान में रख करके नहीं चलती है, वो नियमों से चलती है। और नियम यही कहता है कि उत्तर प्रदेश में जो चयनित हो चुके हैं बीएड अभ्यर्थी 69,000 में, वो लगभग सेफ हैं, उन पर बहुत ज्यादा खतरा नहीं है। हाँ, लेकिन बहुत अगर कुछ चीजें चमत्कार के तौर पर हो गई तो बात अलग है। यहां पर ऐसी चीजें की होने की संभावना कम है। एक ही कंडीशन है जिसमें बीएड अभ्यर्थियों पर खतरा हो सकता है। अगर वो वाला आर्टिकल माननीय कोर्ट ने कंसीडर कर लिया कि अगर किसी भी मौलिक अधिकार को आधार बनाते हुए कोई नोटिफिकेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हुए अगर रद्द किया जाता है, तो जिस दिन से वो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसी दिन से क्वैश माना जाएगा। ये एक आर्टिकल है भारतीय संविधान में। अगर इस आर्टिकल का प्रयोग हुआ तब यकीन मानिए 69,000 से बीएड अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 21A के अंतर्गत 11 अगस्त 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। 21A क्या है? यह मौलिक अधिकार है बच्चों का, 6 से 14 साल के बच्चों का। आरटी एक्ट के माध्यम से 6 से 14 साल के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण एवं मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया है। चूंकि यह मौलिक अधिकार के आधार पर 21A का वायलेशन होने के आधार पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को प्राथमिक में एलिजिबल नहीं पाया, इसलिए मौलिक अधिकार के आधार पर यह डिसीजन दिया गया। तो भारतीय संविधान का एक आर्टिकल यह है कि अगर मौलिक अधिकार के आधार पर कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हुए कोई नोटिफिकेशन 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन अगर हाईकोर्ट क्वैश करती है, सुप्रीम कोर्ट क्वैश करती है, तो यह नोटिफिकेशन जब से लागू हुआ तभी से उसे क्वैश माना जाएगा। अगर इस पॉइंट को लेकर के अभ्यर्थी कोर्ट जाते हैं तब जाकर के, अगर इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है तब जाकर के बीएड अभ्यर्थियों पर खतरा होगा 69,000 में। अन्यथा की कंडीशन में 69,000 की शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थी पूरी तरीके से सेफ हैं। यहां पर गुड्डू सिंह जी की जो याचिका है उसमें बहुत सारी खामियां हैं। जैसे कि आप देखेंगे हाईकोर्ट ने यह डिसीजन दिया है, माफ कीजिएगा, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया है कि 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन चैलेंज हुआ है।
जो गुड्डू सिंह जी की जो याचिका है उत्तर प्रदेश में 69,000 से संबंधित, उसमें बीएड को बाहर करने के लिए तो बात की ही गई है, साथ ही साथ जो मेरिट है, जो क्वालिफाइंग मार्क है, उसको लोअर डाउन करने की बात की गई है। अब आप खुद सोचिए कि जो मामला 2020 में डिसाइड हो चुका है क्वालिफाइंग मार्क से रिलेटेड, अब वो मामला फिर से कैसे रीओपन किया जा सकता है। अगर आप केवल सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने की बात करते तो एक बात तक चीजें समझ में आ रही थी, लेकिन वो मामले को आपने रीओपन कराने की कोशिश की है जो कि 2020 में ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। आज 3 साल बाद वो मामला रीओपन हो ही नहीं सकता। रजिस्ट्रार के जजमेंट में ये बातें मेंशन की गई हैं। तो इन सभी चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी भी गुमराह हो रहे हैं। 69,000 की शिक्षक भर्ती से संबंधित 69,000 की शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों पर तभी खतरा होगा जब हाईकोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार का फैसला दे दे कि चूंकि ये 21A के अंतर्गत फैसला दिया गया है और इसलिए जिस दिन से ये नोटिफिकेशन लागू हुआ उसी दिन से इसे क्वैश माना जाएगा, तब जाकर के बीएड अभ्यर्थी पर खतरा होगा। अन्यथा की कंडीशन में बीएड अभ्यर्थी पूरी तरीके से सेफ है। और अगर ये डिसीजन आ गया एक बार हाईकोर्ट या फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, यकीन मानिए केवीएस पीआरटी 2018 खतरे में आ जाएगा। अन्य राज्यों में जो भर्तियां ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं वो सब भर्ती खतरे में आ जाएंगी। तो उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।